हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में एक नया टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है ओम्स लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ, ओम के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ओम का नियम किस तरह से वर्क करता है। देखिए एग्जैक्टली ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ, देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर से होकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ा था। उसी सर्किट से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। क्या होता है, ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, रिलेशन करता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल बी है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच जो है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, इसे आई से डिनोट करते हैं, करंट जो फ्लो हो रहा है। और साथ ही इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का क्या है, ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। लेकिन ये कब होता है, जब कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर के दो पॉइंट, दो एंड पॉइंट, दो पॉइंट का मतलब हुआ कि दो एंड पॉइंट, दो टर्मिनल का मतलब हुआ कि दो एंड पॉइंट, ठीक है। दो टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो वो जानते हैं कि भी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, यानी कि करंट का भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि भी वोल्टेज हुआ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट हुआ। कहने का ये मतलब है, ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर भी इंक्रीज करेगा तो आई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी। और डिक्रीज का मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझ में आ गया है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, यानी कि जितना टाइम्स, मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को टू टाइम्स इंक्रीज किया गया तो करंट भी क्या होगा, टू टाइम्स ही इंक्रीज होगा। अगर इसको थ्री टाइम्स इंक्रीज किया गया तो क्या होगा, ये भी थ्री टाइम्स ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। वोल्टेज को अगर डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज को ट्रिपल करेंगे तो करंट भी क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा। अब होता क्या है कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। आप ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, मान लीजिए कि ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट है किसी सर्किट से, ठीक है, बैटरी कनेक्ट है किसी सर्किट से। ये सर्किट हो गया, मान लीजिए, नॉर्मल में बना दे रहा हूँ। इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। और कितना करंट फ्लो हुआ उसके लिए बैटरी, ठीक है, आप देखिए, ये मान लेते हैं कि हमारा जो है एक ये है बैटरी, मान लीजिए क्या है, बैटरी मान लीजिए, वायर मान लीजिए, कुछ भी है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। और ये बीच में हम क्या लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, बीच में क्या लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो क्या होता है कि कितना करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा बैटरी या वायर में। तो बैटरी या वायर के क्रॉस सेक्शन के एरिया को लेते हैं, क्या करते हैं, बैटरी या वायर के हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करते हैं, लेते हैं। और देखते हैं कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब कि जनरली एक फिक्स टाइम होना चाहिए, 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, तो एक यूनिट टाइम में, ठीक है,
उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले करंट को हम लोग मेजर करते हैं। इस एक यूनिट टाइम में इस क्रॉस किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ले लेते हैं और एक यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाले करंट को हम मेजर करते हैं। और वो जो करंट का मेजरमेंट आएगा, इस वायर में या बैटरी में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लेंगे, हर एक जगह पे ये मेजरमेंट ऑफ करंट क्या होगा, सेम होगा। किसी भी कितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेंगे, वो मेजरमेंट ऑफ करंट क्या होगा, हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आपको। अब अब जो हमारा ओम्स लॉ है वो वर्क कैसे करता है थोड़ा सा बताता हूँ। इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ, अब होता क्या है कि ओम्स लॉ, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट इधर से गया निगेटिव टर्मिनल, वायर से होते होते ये निगेटिव जो है ये कहाँ आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। यानी कि ये लो पोटेंशियल जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कहाँ आ गया, हाई पोटेंशियल पे आ गया। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर इधर भेजेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर भेजेगा। तो ये जो इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, चूंकि इधर भी निगेटिव चार्ज है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है वो भी निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। होगा कि नहीं होगा, आप सुनिए बात को, इस नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। तो इनके बीच जो रिपल्सन होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। और आप जानते हैं इस बात को कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइक चार्ज को यहाँ से सिस्टम से दूर ले जाया जाता है तो वर्क डन किया जाता है किससे, बाय सिस्टम के द्वारा। यानी कि सिस्टम हो गया तो अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा। और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ये एक फोर्स क्रिएट करेगा, जिस फोर्स के कारण ये निगेटिव क्या जाएगा, इसके पास जाएगा। ये निगेटिव क्या जाएगा, इसके पास जाएगा, इस निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो इसके लिए ये जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एक फोर्स जनरेट करेगा, जो कि बैटरी के द्वारा ही फोर्स जनरेट होगा। और ये अब ये जब फोर्स जनरेट किया तो कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए कि इधर से ये इससे फोर्स जनरेट किया गया इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाने के लिए। तो इधर से क्या होगा, जितना फोर्स से ये इसको धक्का देगा कि ये उधर चला जाए, उतने ही फोर्स से ये फिर इसको क्या करेगा, इस पार्टिकल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि हटाएगा अपने पास से उतने ही फोर्स से। मान लीजिए कि यानी कि 2 वोल्ट के विभवांतर से, 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, सॉरी हिंदी में बोल दिया मैंने, 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इधर भेजा जाएगा, तो उतना ही एम्पियर का करंट, यानी कि 2 एम्पियर का करंट ये क्या करेगा, उतने ही एम्पियर के करंट से ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, उतना ही एम्पियर से रिपेल करेगा। तो अब पता लगेगा कैसे, तो जितना ज़्यादा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि बैटरी की क्षमता जितना वोल्ट हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि 9 वोल्ट मैंने कर दिया, तो उतना ही हाई पावर का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना ही हाई पावर का इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और जितना तेजी से ये जाएगा, उतने ही टाइम तेजी से ये निगेटिव टर्मिनल फिर उस इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर मूव कराएगा, उतने ही तेजी से क्या करेगा, मूव कराएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो काम करता है हमारा ओम्स लॉ। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, ओम्स लॉ कराएगा। चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्म से पॉजिटिव टर्म तक तेजी से उतने ही फोर्स के द्वारा आएगा, जिसे आप लोग वेलोसिटी बोल दीजिए या एक्सेलरेशन बोल दीजिए। ठीक है, ये जितना फोर्स से इधर जाएगा उतने ही फोर्स से इसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, चाहे आप उसे एक्सेलरेशन बोल दीजिए या फिर वेलोसिटी बोल दीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको पता लग गई कि अगर भी बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, उतना ही तेजी से बढ़ेगा। तो यही तो हमारा ओम्स का लॉ कहता है, भी बढ़ेगा जितना टाइम्स,
ठीक है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और जितना फोर्स से ये इसको इधर से इधर भेजेगा इस इलेक्ट्रॉन को, उतना ही फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, यानी कि V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप इजिली कह सकते हैं। और यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग कहें, नॉर्मल भाषा में हम लोग कहें तो अगर अगर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि भी जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई। भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई। अब क्या किया जाता है कि इस भी के जगह पर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पर एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, जिस कांस्टेंट को कहा जाता है आर। जिस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, आर, जो कि हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या है, रेसिस्टेंस है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस को समझेंगे। तो रेसिस्टेंस के समझने से पहले हम थोड़ा सा अब जो है हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अगर आपको ओम्स लॉ क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स यानी कि दो टर्मिनल के बीच फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, एक दूसरे के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती होगा। आप समझिए, डेफिनेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, एक ग्राफ मैं बनाता हूँ, एक ग्राफ क्या करता हूँ मैं बनाता हूँ। अब देखिए, इस ग्राफ में एक तरफ होगा वोल्टेज, एक तरफ होगा करंट। अब क्या करते हैं कि इस ग्राफ में यहाँ पे हम 2 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ओरिजिन हुआ 0,0, ठीक है, 0 0 ओरिजिन हो गया। अब 2 वोल्ट का अगर करंट दिया जाता है तो हमारा जो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का फ्लो, 2 वोल्ट के करंट से 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ा के 4 वोल्ट कर दें तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। इसी को बढ़ा के अगर 6 वोल्ट का कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। अब इनके बीच अगर ग्राफ बनाए तो देखिए इस तरह से हमारा कुछ ग्राफ बनेगा, इस तरह से हमारा कुछ क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब इन ग्राफ्स के को अगर खींचा जाए तो आप देखते हैं कि ये ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। एक क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर का वोल्टेज 0 हो जाए तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर का वोल्टेज ही अगर 0 हो जाए तो फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी उसी के रिस्पेक्टली सेम रेशियो में बढ़ेगा, या जितना टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उतना टाइम्स करंट बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि 2 वोल्ट से 4 वोल्ट यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा, तो 1 एम्पियर से 2 एम्पियर ये भी 2 टाइम्स बढ़ा। फिर फिर क्या हुआ, 2 से 6 3 टाइम्स बढ़ा, तो यहाँ भी 1 से 3 कितना बढ़ा, 3 टाइम्स बढ़ गया। यानी कि जितना क्या हो रहा है, जितना बढ़ रहा है उधर उतना ही क्या हो रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, उसी टाइम्स में बढ़ेगा। ठीक है, तो अब वही कहा जाता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि भी जो है वो आई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि भी बराबर हम क्या करते हैं, आई आर लिख देते हैं। आर हमने क्या किया, ठीक है, आर, और यहाँ हमने क्या किया कि आर लगाया। आर का मतलब है, आर का मतलब अब समझिए क्या है। आर को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, आर का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, आर हमेशा सेम रहेगा इस कंडक्टर में। अगर एक कंडक्टर की बात की जा रही है तो उसके हर एक पोजीशंस पे जो आर है वो सेम रहेगा। मान लीजिए, इसको इस तरह से भी आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे करंट कुछ 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है,
तो यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो रेसिस्टेंस यानी कि ये जो आर है इसको कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस का क्या काम है कि एक रेसिस्टर होता है, ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। फ्लो ऑफ करंट को क्या रोकता है? रोकता है। और ये डिपेंड करता है किसमें? मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। ये ना ही भी पर डिपेंड करता है, ना ही आई पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल। आर डिपेंड ऑन मटेरियल। आर डिपेंड ऑन मटेरियल। आर किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल कैसा है। ठीक है ना? कॉपर का आर कुछ और होगा, लोहा का आर कुछ और होगा। ठीक है? इसी तरह से हर एक मटेरियल का क्या होता है? आर कुछ अलग अलग होता है। तो आर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके हर एक पोजीशन का जो आर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। हर एक पोजीशन का क्या होगा? आर सेम होगा। ठीक है ना? तो ये हम कह सकते हैं। अब अगर दोनों तरफ आई, देखिए अब देखिए एक बार मैं आपको फिर से ले जाता हूँ। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि V इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ हम I से डिवाइड करते हैं। दोनों तरफ अगर हम I से डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? V बाई आई हो गया। यानी कि अगर आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आप V बाई आई कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे ग्राफ में अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो यहाँ हमारा, यहाँ से R निकालते हैं तो यहाँ हमारा R कितना है? 6 है। सॉरी, वोल्ट कितना है? 6 है। V बाई आई, और I कितना है? 2 है। तो यहाँ रेसिस्टेंस क्या निकला? 3 निकला। ठीक है? क्या निकला? 3 निकला। और इसे 3 ओम कहते हैं, क्योंकि ओम, जॉर्ज साइमन ओम नाम के, क्या है? जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। इसीलिए इसका जो है एसआई यूनिट क्या रह गया? ओम रह गया। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। आर इज इक्वल टू क्या हो गया? V बाय आई हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं, तो यहाँ से जब हमने निकाला तो यहाँ R कितना निकाला? निकला इतना निकला। ठीक है? 3 ओम का निकला। अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि वो कॉपर का वायर था। अब एक और ग्राफ में बनाता हूँ। क्या करता हूँ? एक और ग्राफ में बनाता हूँ। इस ग्राफ में भी वोल्टेज और आई को लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? ये तो 0 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कर देता हूँ आपको 1 एम्पियर। ठीक है? और यहाँ कर देता हूँ 2 वोल्ट नहीं रखता हूँ इस बार। मैं इस बार अच्छा इधर 2 वोल्ट रखता हूँ, तो इधर रखता हूँ 1.5 एम्पियर। ठीक है? अब इसे क्या कर देता हूँ? 2 वोल्ट से 4 वोल्ट कर देता हूँ, तो इसे कर देता हूँ 1.5 से 3 कर देता हूँ। ठीक है? 3 एम्पियर कर देता हूँ। इसे 4 से 6 कर दूंगा, तो इसे कर दूंगा फिर 3 का 1.5 गुना, यानी कि 4.5 कर दूंगा। ठीक है? कितना कर दूंगा? 4.5 कर दूंगा। तो ये इस तरह से। अब अगर क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज, देखिए अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये जो है एक सेम रेशियो में बढ़ेगा। तो ये अगर 2 है तो ये होना चाहिए इसका 1.5 गुना हो जाएगा। तो सर चलिए 2 4 इसी तरह से रखते हैं। सब मान लीजिए कि ये इतना ही हुआ। ठीक है ना? तो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक अलग अलग कंडक्टर में, अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग डिफरेंट कंडक्टर में जो आर की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अगर इसी तरह से लिया जाए, अच्छा यहीं पे लेते हैं, अगर इसी को लेते हैं तो इसका जो अब एक ग्राफ बनेगा, ये भी क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। अब इसका अगर हम ज्ञात करेंगे R, तो V बाई आई हो जाएगा। यानी कि V क्या हो जाएगा हमारा 6 और I क्या हो गया? 4.5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कुछ और आएगा। समझाने का मेरा आपको समझाने का मेरा मोटिव क्या है कि अलग अलग कंडक्टर के लिए R जो होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग कंडक्टर के लिए क्या होगा? R जो होगा वो हमारा अलग अलग होगा, क्योंकि R जो है वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, एक मेटल की प्रॉपर्टी है। आर क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है? आर कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम है, अब आर और आई जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि आर अगर बढ़ेगा, यानी कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आई क्या होगा? कम होगा। आर अगर कम होगा
तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि रुकावट अगर कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। समझने का मतलब ये है कि रुकावट अगर कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, रुकावट अगर ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। ठीक है, आसानी से आप कह सकते हैं कि देखिए असली में क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर का ग्राफ इतना स्ट्रेट कभी नहीं आएगा। हम जो आपको ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, किसी भी कंडक्टर का ग्राफ जो होता है इतना स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट करने में, मेजरमेंट करने में। अब वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाइएगा, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर ए मीटर लगाइएगा। इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसी भी आप वायर्ड में सर्किट डायग्राम में वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर लगाइए, करंट को मेजर करने के लिए आप ए मीटर लगाइएगा। और इनको मेजर करने के बाद आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप क्या कर सकते हैं, त्रुटि ले आएंगे। क्या करते हैं, त्रुटि ले आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ग्राफ जो है इतना स्ट्रेट लाइन आता नहीं है, लेकिन मिला जुला के स्ट्रेट लाइन ही आता है। मिला जुला के क्या होता है, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। अब देखिए दो तरह के होते हैं। अब जिनका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आज गया, वो कहलाते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ओमिक लॉ को फॉलो करने वाले ओमिक कंडक्टर होते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे कि सर्किट डायग्राम में जो बल्ब बनाया जाता है, वो बल्ब का फिलामेंट जो होता है हमारा, वो मेटल होता है। तो जहाँ पे मेटल यूज हो जाएगा, क्योंकि अब हर एक जगह मेटल यूज नहीं होता है, जहाँ पे मेटल यूज हो जाएगा वहाँ पे ओम्स का लॉ क्या करेगा, ओबे करेगा। क्या करेगा, ओम्स लॉ ओबे करेगा। लेकिन जहाँ मेटल यूज नहीं होगा, जैसे कि हम लोग हमारे येलो वाले बल्ब होते हैं, वो सब उनमें उनके फिलामेंट जो होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं, टंगस्टन के होते थे। तो उनमें क्या यूज होता था, मेटल यूज होता था, तो वो ओमिक हो गए। और इनका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। इनका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। अरे पूरा स्ट्रेट नहीं लाइन आएगा, लेकिन मिलता जुलता भी जरूर आएगा। लेकिन जहाँ पे आजकल सेमी कंडक्टर यूज होने लगे हैं, सेमी कंडक्टर यूज होने लगे हैं, वो हो जाते हैं नॉन ओमिक। क्या होता है, नॉन ओमिक हो जाते हैं। जहाँ सेमी कंडक्टर यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नॉन ओमिक हो जाते हैं। जैसे कि हमारे एलईडी बल्ब हुए, क्या हो गए, एलईडी बल्ब हो गए। वो क्या होते हैं, एलईडी बल्ब हमारे नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन ओमिक यूज होते हैं। तो इतना आपको जो है उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। ठीक है, जॉर्ज ओम जो थे, जॉर्ज साइमन ओम, वो एक ग्रीक थे जिन्होंने ओम लेटर जो है वो दिया था, जो कि ओम के द्वारा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को क्या किया जाता था, मेजर किया जाता था। हम ये भी कह सकते हैं कि वन ओम को इस तरह से साइन किया, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। किसी भी कंडक्टर के दो इंड में 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंट हो तो उसमें 1 एम्पियर का क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा। किसी भी कंडक्टर के दो इंड्स में क्या होगा, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है, क्या हो, 1 ओम तब होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी भी कंडक्टर के दो इंड्स में, और उनके अंदर से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी करंट फ्लो होगा, तो उसका रेसिस्टेंस 1 ओम का होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ओम्स लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ के इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे भी सब कुछ सही है, आपको समझाने के व्यू से मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए आपको लग रहा होगा, देखिए नहीं है दिक्कत। ये जो है 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी देखिए 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ से ये क्या कर रहा है कि जितना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, वो भी उतना ही इतना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो आप जानते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। और क्यों होता है ये आपको मैंने बता दिया। कहाँ से, यहाँ से आपका ये जो है क्लियर हुआ होगा, यहाँ से आपका ये क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक नोट्स की बात है, वो डेफिनेशंस वगैरह तो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आपका मकसद समझना है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।